हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक मॉडल परमाणु की संरचना के से संबंधित जो भी मॉडल दिए गए थे उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखो, परमाणु से संबंधित 4 मॉडल दिए गए थे। पहला दिया गया था जे थॉमसन का, फिर रदरफोर्ड का, फिर नील्स बोर का और लास्ट में सोमरफेल्ड का। जे थॉमसन ने अपना मॉडल कब दिया था? 1897 में। कब दिया था? 1897 में। जे थॉमसन के मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं? जे थॉमसन के मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। परमाणु कैसा होता है? एक धनावेशित गोला जिसमें संपूर्ण भाग में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दसे हुए रहते हैं। इन्होंने कहा था परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दसे हुए रहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था? परमाणु में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है। मतलब कि देखो, इन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार से तरबूज होता है, तरबूज के खाने वाले भाग में क्या होते हैं? बीज धसे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे हुए रहते हैं। मतलब कि इन्होंने खाने वाले भाग के अंदर बीज धसे हुए हैं उनकी तुलना किससे कर दी? इलेक्ट्रॉन से। और बाह्य भाग की तुलना किससे कर दी? परमाणु के धनावेश से। इसलिए इस मॉडल को हम क्या कह देते हैं? तरबूज मॉडल भी। अब इन्होंने देखो इससे क्या करी? पहला तो कि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि परमाणु कैसा? उदासीन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब कि परमाणु के उदासीन होने की और इलेक्ट्रॉन की व्याख्या किसने कर दी थी? जे थॉमसन ने। अब देखो, इन्होंने अपने मॉडल को किसी प्रयोग से नहीं समझाया था, इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया? असफल। मतलब कि परमाणु के स्थायी विद्युत उदासीन होने की व्याख्या नहीं कर सके थे। लेकिन आगे जाके ये बात क्या हुई थी? सत्य साबित कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। इसके लिए इन्हें 1906 में, कब? 1906 में क्या मिला? नोबेल प्राइज। फिर बात करते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल की। किसकी? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की, जिन्हें हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से हम किसे जानते हैं? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को। रदरफोर्ड ही वो मेन साइंटिस्ट थे जिन्हें जे थॉमसन का मॉडल क्या समझ में नहीं आया। अब इन्होंने अपने मॉडल को कैसे समझाया? देखो, इन्होंने अपने मॉडल में किस किस का प्रयोग करा? अल्फा कण का। अल्फा कण बोलते हैं हीलियम को। किसे बोलते हैं? हीलियम को। हीलियम के नाभिक को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कण, जो कैसे होते हैं? धनावेशित। अब इन्होंने क्या करा? सोने की पन्नी ली, सोने की ही पन्नी, लाइक ए पेज, बिल्कुल पतली गोल्ड फॉइल ली गई थी। क्या ली गई थी? गोल्ड फॉइल। ठीक है। सोने की पन्नी का, सोने का ही प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि सोना कैसा होता है? आघातवर्धनीय और तन्य। कैसा होता है? आघातवर्धनीय और तन्य। हम आघातवर्धनीय किसे कहते हैं? वो जिससे किसी धातु को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित करना आघातवर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। और किसी धातु को खींचकर पतले लंबे तार में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अब रदरफोर्ड के मॉडल को देखो, प्रयोग रदरफोर्ड ने नहीं किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट थे, गाइकर और दूसरे स्टूडेंट का नाम था मार्स्टन। क्या था? मार्स्टन। प्रयोग तो किया था रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स गाइकर और मार्स्टन ने, लेकिन उन्होंने क्रेडिट किसको दे दिया था? रदरफोर्ड को। तो हम इस मॉडल को किस नाम से जानते हैं? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से। अब इन्होंने क्या करा? जो भी अल्फा किरणें थी, ठीक है, अल्फा कण से क्या निकल रही थी? अल्फा रेज। इन्हें किस पर प्रक्षेपित किया? ये किस पर डाला? सोने की पन्नी पर। जैसे ही ये कह सकते हैं, देखो, अल्फा कण को किससे गुजारा? सोने की पतली पन्नी से। अधिकांश अल्फा कण क्या हुए?
सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। क्या होता है? खोखला। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। जो अल्फा कण आसानी से बाहर निकल गए, उससे क्या पता चला? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला। कुछ अल्फा कण परमाणु के नाभिक की दीवार से टकराए। जो अल्फा कण परमाणु के नाभिक की दीवार से टकराए थे, वो क्या हुए? बाहर तो निकले, लेकिन उनका कोण क्या हो चुका था? परिवर्तित। मतलब कि थोड़ा सा विचलित, क्योंकि वो दीवार से टकराए नाभिक की। मतलब कि पता चल गया था यहाँ आसपास कहीं पे क्या है? नाभिक। क्यों पता चला? देखो, पता था नाभिक भी कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। अल्फा कण भी कैसे? जब पॉजिटिव से टकराएगा तो कुछ तो रिपल्सन होएगा। रिपल्सन होते ही एंगल क्या हो जाएगा? चेंज। क्या हो जाएगा? चेंज। तो जो अल्फा कण परमाणु के नाभिक की दीवार से टकराए, उनका कोण क्या हो गया? परिवर्तित। अगला पॉइंट, 10,000 में से एक अल्फा कण। कितने? 10,000 में से एक अल्फा नाभिक के 10,000 में से एक अल्फा कण जो नाभिक के मध्य से गुजरा। कहाँ से? जैसे नाभिक के मध्य से टकराया, वो पुनः उसी कोण पर क्या हुआ? वापस लौट आया। जो अल्फा कण नाभिक के मध्य से टकराया, वो पुनः उसी स्थान पर क्या हुआ? लौट आया। और जो अल्फा कण वापस लौटे थे, उनका एंगल कितना था? 90 या 180। कितना था? 90 या 120 डिग्री। जिससे यह पता चल गया था कि परमाणु के मध्य में क्या होता है? भारी धनावेश। क्या होता है? भारी धनावेश, जिसे रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब देखो ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण क्या क्या प्राप्त हुए? अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को भेदते हुए बाहर निकल गए। वे अल्फा कण जो नाभिक के किनारों से टकराकर गुजरे, उनका कोण क्या हो गया था? परिवर्तित। ठीक है, पढ़ चुके हैं। देखो, जो अल्फा कण नाभिक के किनारों से टकराकर गुजरे, उनका कोण क्या हुआ था? परिवर्तित। कितने पे हुआ था? 120 डिग्री। कितना विचलित हुआ था? 120 डिग्री पे। मतलब कि वो 90 से आ रहे थे और उनका एंगल कितना हो गया? नाभिक की दीवार से टकराते ही 120। वे लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण जो नाभिक के मध्य से टकराया था, वह पुनः अपने स्थान पर कितने एंगल से आया था? 90 या 180 के एंगल से। ठीक है, तो इससे अब देखो, इन सभी ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकला? कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर निकल गए। अब परमाणु के केंद्र कैसा होता है? बाहरी धनावेश वाला। कैसा होता है? बाहरी धनावेश वाला। अब पता कैसे चला केंद्र में बाहरी धनावेश है? देखो, अल्फा कण पॉजिटिव। अल्फा कण कैसे होते हैं? पॉजिटिव। नाभिक में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होएगा, तभी तो उसने उसको क्या कर दिया? रिपल्स करके उसी के स्थान पर क्या भेज दिया? वापस। अगर अट्रैक्शन माइनस होता तो वो उसको क्या बाहर जाने देता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज था, तभी क्या हुआ? रिपल्सन होके धक्का लगा था और वो वापस पहुंच गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? बाहरी धनावेश। और रदरफोर्ड ने देखो जितना बताया उतना क्या था? सही, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है, इन्होंने क्या कहा था? जैसे ये क्या है? परमाणु का केंद्र। ठीक है, ये केंद्र और ये ले लो। इन्होंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा तो वो अपनी ऊर्जा को क्या करेगा? निरंतर उत्सर्जित। अब रदरफोर्ड ने तो ये बात बोल दी, तभी कौन आए थे? अपने मैक्सवेल जी। उनका नियम है विद्युत चुंबकीय का। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था यदि कोई कण अपनी ऊर्जा को लगातार उत्सर्जित करेगा तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी। अपने दूसरे एग्जांपल से देखो, हम कंटिन्यूसली चलते, जो स्टार्टिंग में हमारी स्पीड होती है वो एंड पॉइंट तक तो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम थक के बैठ जाएंगे, फिर भी बैठने के बाद में फिर हम चलेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम बेहोश होके गिर जाएंगे।
उस पॉइंट पे क्या हुआ जब हम गिरे, मतलब कि हमारी एनर्जी खत्म होगी। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू गति करेगा, गति करते करते, तो वो क्या होगा, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होते होते उसकी ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगी, और खत्म होते होते क्या होगा, वो परमाणु के नाभिक से टकराएगा। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा गया तो परमाणु क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि विस्फोट होगा। विस्फोट होते ही परमाणु क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि संभव नहीं, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, असफल। इसके बाद में कौन आया, नील्स बोर। कौन आए, नील्स बोर। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था 1911 में। आगे नील्स बोर के मॉडल को हम अगली क्लास में समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।